जय हिंद दोस्तों। आज हमारी ये भारतीय समाज की क्लास नंबर 13 है। आज हम एक नया टॉपिक गरीबी एवं विकास संबंधी मुद्दों को पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें दो टॉपिक है, एक है गरीबी संबंधित मुद्दे और दूसरा है विकास संबंधी। ठीक है। तो चलिए देखिए, गरीबी संबंधी जो मुद्दे हैं इसका संबंध इकोनॉमिक्स से है। तो मैं आपको वहाँ डिटेल पढ़ा दूंगा। जब मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको गरीबी संबंधी मुद्दे डिटेल बताऊँ। हालांकि थोड़ा हम यहाँ पे जितना यहाँ जरूरत है हम उतना डिस्कस करेंगे। और दूसरा है विकास संबंधी मुद्दे, तो ये अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं विकास। विकास का अर्थ क्या होता है। ओके। तो देखिए, आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप पहले 100 कमाते, अब 200 कमाने लगे, ये हो गया आर्थिक वृद्धि एवं परिवर्तन। अब उससे आप परिवर्तन भी करें, मतलब 100 कमाते थे तो जो आपका जीवन स्तर था, अब आप 200 कमाते हैं तो उस जीवन स्तर में थोड़ा सा वृद्धि होनी चाहिए। तो आर्थिक वृद्धि एवं परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक प्रक्रिया है जहां उत्पादन में थी। अगर अगर हम ये देश के संदर्भ में बात करें तो भाई देश का उत्पादन बढ़ना चाहिए। देश का उत्पादन बढ़ेगा तो उसकी जीडीपी बढ़ेगी। तो देश के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय, लोगों की आय बढ़े, जीवन स्तर में सुधार और आयु प्रत्याशा। अब क्या होता है, जब जीवन स्तर में सुधार होता है तो आयु प्रत्याशा अपने से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मिलने लगती है, तो आयु प्रत्याशा में वृद्धि हो जाती है। और शक्ति का विकेंद्रीकरण संभव। शक्ति का विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जो सरकार की निर्णय प्रक्रिया है उसमें अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता होना। उससे क्या होगा कि विकास सभी तक पहुंचता है, मतलब आखिरी छोर छोर तक पहुंचता है। तो इसे विकास कहते हैं। मतलब अगर फिर से देखें तो क्या है विकास? आर्थिक वृद्धि एवं परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जहां उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, आयु प्रत्याशा में वृद्धि और शक्ति का विकेंद्रीकरण संभव होता है। उस स्थिति को विकास कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका विकास। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं गरीबी। अब क्योंकि विकास में गरीबी संबंधित, तो गरीबी को आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर गरीबी नहीं होगी, देखिए मूल में गरीबी है, गरीबी नहीं होगी तो विकास का क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है भाई, सब पहले से ही विकसित अवस्था में है, तो विकास की जरूरत है। इसलिए गरीबी मूल में होना जरूरी है। तो गरीबी को समझ लेते हैं, हमने विकास को बताया, अब गरीबी को समझते हैं कि गरीबी क्या होती है। तो देखिए, व्यक्ति एक व्यक्ति या समूह की वह स्थिति जहां व्यक्ति की न्यूनतम जीवन निर्वहन में अक्षम हो। मतलब कि कोई व्यक्ति है, उसे जो न्यूनतम जीवन, मतलब न्यूनतम आवश्यकता की वस्तु जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, अगर वो उसको भी नहीं पूरा कर पाता है तो उस स्थिति को हम गरीबी कहते हैं। ओके। अब ये क्या होता है, यह स्थिति निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी मतलब किसी से जोड़ करके नहीं देख रहे हैं, वो व्यक्तिगत रूप से अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाया तो गरीब हो गया। क्यों? क्योंकि आगे मैं बताऊंगा, निरपेक्ष गरीबी एक दूसरी सापेक्ष गरीबी या तुलनात्मक गरीबी होती है। उसमें क्या होता है, हम किसी दूसरे के संदर्भ में, जैसे मान लीजिए कि मैं 100 रुपए कमाता हूँ और आप 200 रुपए कमाते हैं, तो वैसे देखा जाए तो अगर मैं अपनी जीवन आवश्यकता 100 रुपए में भी पूरी कर सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ और आप 200 रुपए कमा रहे हैं, तो आपकी सापेक्ष में, आपके संदर्भ में मैं आपसे तुलनात्मक रूप से गरीब हो गया। भले मैं 100 रुपए में अपनी पूरी जरूरत की आवश्यकता पूरी कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं दूसरी सापेक्ष या तुलनात्मक गरीबी क्या होती है। तो ये थी आपकी निरपेक्ष गरीबी। अब देखिए, सापेक्ष गरीबी व्यक्ति या समूह की वह स्थिति जहां व्यक्ति न्यूनतम जीवन निर्वहन में सक्षम है, मतलब अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरी कर ले, रोटी, कपड़ा, मकान उसको मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी, लेकिन आर्थिक संदर्भ में उनकी स्थिति अन्य अन्य से, दूसरों से, आपसे, अन्य से निम्नतर होती है। इसे तुलनात्मक गरीबी कहते हैं। मतलब दूसरों से वह तुलनात्मक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, निम्न है, इसलिए इसे तुलनात्मक है। अब होता क्या है कि गरीब है सारा समाज तो एक प्रॉब्लम है, विकास करना है। लेकिन अगर तुलनात्मक गरीबी है तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। क्यों? मैं आपसे बताता हूँ। देखिए, क्योंकि तुलनात्मक गरीबी कई सारी सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है, कई सारी। जैसे अब अगर तुलनात्मक गरीबी है तो जो सतत विकास है वो बाधित होगा, सामाजिक न्याय नहीं फैल पाएगा, अपराध जैसी समस्या, जो कम कमाता है वो बड़े वाली शीर्षा रखने लगे, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाएगा। तो जो तुलनात्मक गरीबी है ये कई सारी सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। तो अब इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया? तो अगर हम देखें इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, अब आपको मालूम है कि अभी तो गरीबी कम है पहले की अपेक्षा। अगर आजादी के पहले तो आजादी के पहले तो बहुत गरीबी व्याप्ति थी। तो इसको रोकने के लिए उस समय की बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात से, मतलब कि उसके पहले तो प्रशासन अंग्रेज के हाथों में था, आप हमारी सरकार बनी स्वतंत्र। तो देखिए, इसके लिए मतलब तुलनात्मक गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सामाजिक न्याय से युक्त विकास को लगा, याद रखिएगा,
सामाजिक न्याय से युक्त विकास, मतलब कि विकास नहीं, सामाजिक न्याय से युक्त का विकास का मतलब होता है कि सरकार जो जो सुविधाएं कार्यक्रम लोगों को पहुंचा रही है वो सब तक पहुंचना चाहिए, वो किसी एक वर्ग तक सीमित ना रहे। क्योंकि अगर एक वर्ग तक सीमित रहेगी, जैसे मान लीजिए महिलाओं के लिए कोई कार्यक्रम है या किसी वृद्धों के लिए कार्यक्रम है, ऐसे रहेगी तो यही तो एक जो वर्ग के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं वही तो समाज में तुलनात्मक गरीबी या भेद उत्पन्न करते हैं, अमीरी गरीबी का खाई यही पैदा करते हैं। तो सामाजिक न्याय मतलब सब तक हमको विकास होता है, तो सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य को निर्धारित किया गया। और क्या किया गया, मिश्रित मॉडल का, आपको मालूम है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित सरकार भी अपना काम करेगी, उसके बाद प्राइवेट भी काम करेगा, क्योंकि हमको भाई सड़क बनाना है, उत्पादन करना है, लोगों को जरूरत का सामान भेजना, वो सरकार नहीं कर सकती। तो हमने मिश्रित मॉडल के तहत राज्य के नेतृत्व, हमने जो विकास का दायित्व है हमने वो राज्य के ऊपर दिया। राज्य मतलब स्टेट मतलब केंद्र राज्य दोनों आ जाती, केंद्र सरकार राज्य। तो हमने जो विकास का दायित्व है वो राज्य को दिया, कोई व्यक्ति या पूंजीवादी वर्ग को नहीं दिया, तो राज्य के नेतृत्व में। अब नौकरशाही व्यवस्था के सहयोग से, अब नौकरशाही व्यवस्था मतलब कि जो सरकार का प्रशासन है, जो सरकारी नौकरी कर उनको सहयोग इसलिए लेंगे क्योंकि भाई अगर सरकार है, सरकार में मंत्री है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये मंत्री हर गांव गांव तक तो नहीं पहुंच सकती। जब उनकी सारी समस्या का 121 करोड़ जनसंख्या के लिए अगर 50-100 मंत्री हैं तो वो तो नहीं, इसलिए हमको नौकरशाही व्यवस्था मतलब कि जो सरकारी नौकरियों में है जिनके पास अधिकार है, तो उनके सहयोग से हमने क्या किया, संविधान बनाया, संविधान उसके बाद विकास कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी उन्मूलन किया। मतलब कि हमने संविधान में बकायदा लिखा है, डीपीएसपी में आपके लिखा हुआ है गरीबी उन्मूलन के लिए। उसके बाद समय समय पर आज भी हम कई सारी विकास कार्यक्रम बनाते हैं, अन्नपूर्णा योजना, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए कई सारी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, अस्पताल चलित योजना, बहुत सारी कार्यक्रम बनाते हैं। उसके माध्यम से गरीबी उन्मूलन किया। और क्या किया कि न्याय से युक्त विकास के लिए, मतलब सभी तक पहुंचाने के लिए, इस न्याय से युक्त विकास प्राप्त करने के लिए कई प्रयास सरकार ने किए। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि इस विकास की प्रक्रिया असंतुलन से परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में समानता जो है वो सिर्फ लोगों में नहीं, सर समानता जो है वो लोगों में है। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं में समानता नहीं है कि अगर मान लीजिए सरकार ने गरीब वर्ग के लिए कोई योजना चलाई, जैसे आयुष्मान योजना चला दी, आयुष्मान से 5 लाख रुपए, तो वो आयुष्मान योजना का लाभ अंबानी नहीं उठा सकता, कोई बड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं उठा सकता। जितनी योजना, जैसे मान लीजिए कि जो राशन मिलता है वो राशन का योजना कोई और अमीर वर्ग, समृद्ध वर्ग नहीं उठा सकता। तो इससे क्या होता है, इससे समाज में असंतुलन हो जाता है, और असंतुलन ही से ही कई सारी समस्या या मुद्दे हो जाते हैं। तो यही जो असंतुलन होते हैं ये क्या है, ये असंतुलन मुद्दे समस्याएं क्या है, ये है विकास जनित समस्याएं या मुद्दे। मतलब आप चाह रहे थे, आपके मन में तो था कि हम लोगों का विकास करेंगे, लेकिन वो विकास सामाजिक न्याय से युक्त अर्थात सभी लोगों तक ना पहुंचने के कारण समस्याएं या मुद्दे उत्पन्न किया, जो विकास जनित मुद्दे या विकास से संबंधित समस्याएं मुद्दे कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या है, कि मतलब विकास जनित मुद्दे या विकास जनित समस्या का मतलब क्या है, ये कहां से पैदा होते हैं। करना विकास था, लेकिन विकास तो हुआ कुछ लोगों का, लेकिन उससे कई समस्या। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि कई विकास से संबंधित कई समस्याएं मुद्दे। अब कौन कौन सी समस्याएं मुद्दे उत्पन्न हुई मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम करना चाह रहे थे विकास, लेकिन विस्थापन संबंधी मुद्दे, मतलब कि हमको उद्योग लगाना था, सड़कें बनाना था, लेकिन पहले से वहां लोग रह रहे थे, उनको फिर हमें विस्थापित, हमें नदी परियोजना बनानी पड़ी, कहीं हम नदी को बांध बनाना पड़ा, 10 लाख एकड़ में बांध फैला, वहां लोग रह रहे थे तो उनको विस्थापित करना पड़ा। करना तो विकास चाह रहे थे, लेकिन विस्थापन की समस्या मुद्दे आ गए। फिर विकास करना तो विकास चाह रहे थे, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहे, आपने भैया एमएसपी लागू कर दिया, आपने सरकार को उनको मुफ्त उर्वरक दे रहे हैं, क्योंकि उर्वरक के साथ साथ हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स दे रहे हैं, बीज वितरण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना करने के बाद भैया किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। दिन ब दिन महाराष्ट्र जैसे में तो किसान आत्महत्या के बहुत ज्यादा मामले हैं, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में। तो भाई आप विकास करना चाह रहे थे, लोग किसान मर रहे हैं, ये कैसा विकास है भैया।
तो यही हम पढ़ेंगे। उसके बाद आप करना विकास चाह रहे थे, लेकिन पर्यावरण संबंधी मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, और आप कैसे, आपने बांध बना दिया, नदी को उसके पारंपरिक गमन रास्ते से हटा करके नदी को रोक दिया, आगे वाली जमीन सूख गई। या फिर आपने वन को काट करके कृषि भूमि में कार्बन उत्सर्जन खूब होने लगा, उद्योग लगा दिए, कार्बन से प्रदूषण जैसी। करना तो विकास चाह रहे थे, लेकिन पर्यावरण संबंधी मुद्दे। फिर करना था विकास, लेकिन अति नगरीकरण मुद्दे। आपको विकास करना था, आपने नगर बनाया, लेकिन नगर में इतने सारे लोग आ गए कि जो आपने नगर का अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया था, पानी की सुविधा, शौच की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, सड़क व्यवस्था, वो इतने लोग आ गए कि अति नगरीकरण वाली समस्या हो रही है। या वो जितनी सुविधाएं एक विशेष क्षेत्र में करनी थी, उससे ज्यादा सुविधा देनी। तो अति नगरीकरण की, हालांकि ये तो आपका टॉपिक ही है, नगरीकरण उससे जनित समस्याएं और प्रयास, ये तो अलग से टॉपिक है, वहां मैं आपको फिर अब विकास एवं उग्रवाद। अब विकास है उग्रवाद मतलब नक्सलवाद। आप जैसे आप करना विकास चाह रहे थे, आपने उद्योग लगाए, उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए, आपने छत्तीसगढ़ जैसे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे इलाकों से कोयला खनन किया, कई सारे धातु खनन किया, खनन करे, आपने उद्योग में बनाया, उसका लाभ उत्पादन किया, उसका जो उपभोग है वो अमीर वर्ग ले लिया, लेकिन जहां से आपने कच्चा माल लाया था वो वहीं के वहीं रह गए। तो उससे क्या किया, उन्होंने लगा कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही थी, जो कि सरकार के मन में था विकास करना, तो उन्होंने नक्सलवाद, बंदूक उठा लिया, गन उठा लिया, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो ये वाली समस्या हो गई। फिर विकास एवं मानव संसाधन, सरकार विकास करना चाह रही थी, शिक्षा दे रही थी, लेकिन वो मानव संसाधन के रूप में नहीं पहुंच पाए, लोगों को उसका लाभ ही नहीं मिल पाया, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी समस्या हर वर्ग को नहीं मिल पाई, मानव संसाधन मानव विकास नहीं हो पाया। उसके बाद विकास एवं विषमता संबंधी, अब विकास, सरकार विकास करना चाह रही थी, कुछ वर्गों ने उसका अनैतिक गैर कानूनी लाभ उठा लिया, सरकार इंदिरा आवास जैसी प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब कि उन लाभार्थी नहीं थे फिर भी फायदा उठा लिया, जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिल पाया, तो जो अमीर थे वो अमीर रह गए, जो गरीब थे वो गरीब रह गए, तो बीच में खाई बन गई, तो विषमता आ गई समाज में। तो ये जो मुद्दे हैं, ये विकास संबंधी मुद्दे हो गए। ठीक है, कि विकास से विस्थापन हो गया, विकास में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, विकास से पर्यावरण से समस्या हो गई, विकास से अति नगरीकरण की समस्या, विकास से उग्रवाद, विकास से मानव विकास बाधित है, विकास से विषमता पैदा हो रही। तो ये सारी समस्याओं को हम देखेंगे। अब देखिए है क्या, कि देखिए विकास से विस्थापन, ये मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है, इस चैप्टर में। फिर विकास से किसान आत्महत्या वाली ये भी पढ़ाऊंगा। अब देखिए विकास से पर्यावरण संबंधी मुद्दे है, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, तो जब मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां आपको डिटेल बताऊंगा। फिर विकास से अति नगरीकरण, ये आपका टॉपिक है, तो इसी मुद्दे में, इसी में अगले 2-3 लेक्चर बाद ये शहरीकरण वाले मुद्दे से ही अटैच है। फिर विकास से उग्रवाद संबंधी मुद्दे, तो ये ना इंटरनल सिक्योरिटी का जो पेपर सेकंड है ना, उसका जो खंड आ है, उसमें आपका इंटरनल आंतरिक सुरक्षा मामला वाला जो विषय है उससे रिलेटेड। फिर विकास से मानव विकास, और विकास से विषमता, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट, जो मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको इसको डिटेल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम विकास एवं विस्थापन संबंधी मुद्दे पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए अगर हम विकास एवं विस्थापन संबंधी मुद्दे, तो आखिर इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहले देखेंगे विकास और विस्थापन से क्या मतलब है, अर्थ क्या है भाई। फिर भाई स्वरूप क्या है, किस स्तर पे, किस लेवल पे, कैसे कैसे विस्थापन हो रहा है, वो तो हमको बताओ। उसके बाद है कि भाई आखिर विकास और विस्थापन की समस्या क्या है, कहाँ कैसे समस्या, भाई कैसे विकास करना चाह रहे थे, विस्थापन कैसे हो गया, है ना, तो वो समस्या देखेंगे। फिर इसके कारण क्या है, कि कौन कौन से कारण थे जिसने विकास से विस्थापन जैसी समस्या उत्पन्न की। फिर अगर ये भाई समस्या है, तो सरकार ने कुछ प्रयास तो किए होंगे ना इसको रोकने के लिए, विस्थापन जैसी समस्या को। तो चलिए देखते हैं पहला अर्थ क्या। तो देखिए विकास एवं विस्थापन का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो देखिए इसका अर्थ है कि विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मतलब दिमाग में क्या है, विकास, सरकार के दिमाग में विकास का लक्ष्य है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या किया, बृहत विकास योजनाएं चलाई, उसने बहुत सिंचाई परियोजना चला दी, निःशुल्क जल परियोजना, बड़े बड़े बांध स्थापित कर दी, या फिर उद्योगों का निर्माण कर दिया, बहुत बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर दिए, या फिर उसके लिए कच्चा माल खनिज चाहिए, उत्खनन जैसे कार्य करने के लिए उसने किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी इच्छा के विपरीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी इच्छा, क्योंकि अगर इच्छा है तो फिर काहे का विस्थापन, वो तो अपनी इच्छा से चले जाते हैं, लोग रोजगार के लिए दूसरे से राज्य चले जाते, तो उसको विस्थापन नहीं कहते, उसको प्रवास बोलते हैं। जब अपनी इच्छा के साथ आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान, वो प्रवास कहलाता है। लेकिन जब अपनी इच्छा के विरुद्ध जाते हैं, वो विस्थापन। तो अपनी इच्छा के विरुद्ध, विपरीत, वहां से हटा देना उस क्षेत्र, या फिर उन्हें उस क्षेत्र से वंचित कर देना, विस्थापन कहलाता है।
ओके, आप समझ, जैसे मतलब विकास का लक्ष्य प्राप्त करना था, आपने बृहद परियोजना चलाया, उद्योग चलाया, खनिज उत्खनन कार्य किया, तो वहां पे जो लोग रहते थे उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध वहां से हटा दिया या उनके स्वामित्व से वंचित कर दिया, इसे विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन के स्वरूप देखें तो विस्थापन मुख्यतः दो प्रकार का, एक होता है सामान्य विस्थापन और दूसरा होता है जनजाति विस्थापन। सामान्य विस्थापन का मतलब है जैसे मान लीजिए कि आपने सड़क बना दिया या फिर आपने कहीं उद्योग लगा दिए शहर के पास, तो वहां से सामान्य विस्थापन थोड़ा दूर करे, मतलब ज्यादा दूर नहीं होता है सामान्य लेकिन जो जनजाति विस्थापन होता है ये बहुत बड़ा विस्थापन, कि मान लीजिए आपने एक बांध बना, अब एक बांध आपने 10 लाख एकड़ में बना दिया, वहां एक विशेष जनजाति रहती थी, अब वो वाला एरिया अगर हम बांध बना देंगे तो वो एरिया पूरा पानी में डूब जाएगा, तो वहां की पूरी जनजाति को हटाना पड़ा, तो ये बहुत गंभीर समस्या हो जाती है जनजाति। तो दो प्रकार का स्वरूप है, एक है सामान्य विस्थापन और एक जनजाति विस्थापन, अभी हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए, हमने अभी विकास एवं विस्थापन का अर्थ देखा, अब देख लेते हैं कि भाई आखिर विस्थापन करना क्यों पड़ता है। अब आपको मालूम है विस्थापन करना पड़ता है विकास के कारण, ठीक है। अब आप विकास अब बताइए, विकास नहीं करेंगे काहे का विस्थापन, लेकिन विकास करेंगे तो अब कौन कौन से पक्ष हैं या कौन कौन से क्षेत्र है जहां पे आप विकास करते हैं तो विस्थापन हो जाता है, यही कहलाता है विकास एवं विस्थापन या विकास जनित विस्थापन के कारण। तो देखिए कौन कौन सा, बांध एवं नदी नदी घाटी परियोजना का निर्माण। अब अगर आप बांध बनाएंगे या फिर नदी घाटी परियोजना बनाएंगे तो उसके लिए आपको विस्थापन करना पड़ेगा, लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा, ये जनजाति में ज्यादा, या फिर उद्योग लगाना, या फिर सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसा क्षेत्र जहां पे आर्थिक क्रियाएं ही होती है सिर्फ, तो औद्योगिकरण करना है या सेज का निर्माण करना है तो लोगों को हटाना पड़ेगा, या फिर प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण। अब मान लीजिए कि कहीं आपको पता चला किसी जंगल के नीचे कोयला दबा हुआ है या तांबा एल्यूमिनियम खनिज लोहा कुछ भी दबा हुआ है, अब आपको वहां से उसको निकालना है, तो उस वाले एकड़ में जो ऊपर रहते हैं लोग, जनजाति या कोई अन्य समाज रहता है, उसको वहां से हटाना पड़ेगा। तो ये हो गया प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण, ये कारण हो गया विस्थापन का। फिर नगरीकरण या नगरीय आवास संबंधी पे, अब आप मान लीजिए किसी एरिया को नगर, वहां पे आपको नगर बसाना है, तो वहां पे जो नगर बसाना है तो वहां पे जो लोग रहते हैं, मान लीजिए वो परंपरागत रूप से खेती करते हैं, जनजातीय समाज है जो जंगलों में रहता है, तो जंगलों को काटना पड़ेगा, या कृषि क्षेत्र बनाना है तो काटना पड़ेगा, वहां से लोगों को हटाना पड़ेगा। तो ये नगरीकरण या नगरीय विकास परियोजनाओं के कारण। फिर है भूमि अधिग्रहण कानून 1994 की खामी। अब देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले जब सरकार विकास के लिए भूमि अधिग्रहण करती थी, क्योंकि विकास के लिए पहले भूमि अधिग्रहण करेगी तब ना वहां पे विकास कार्यक्रम चलाएगी, तो भूमि अधिग्रहण करने के लिए उसको विस्थापन करना पड़ता था। तो उस विस्थापन के लिए जो कानून सबसे पहले अंग्रेजों के समय बना था वो था 1894 का कानून। अब आपको मालूम है कि ये कानून अंग्रेजों के लाभ के लिए होगा, आम जनता तो इससे त्राहिमाम हो जाएगी, वो तो गरीब है बेचारी मर जाएगी। तो इस जो कानून अधिग्रहण की खामियां थी ना, वो विस्थापन को बहुत ज्यादा मतलब रोकती थी, विस्थापन लोग अपनी जमीनें नहीं दे पाते थे, विकास रुक जाता था। तो इस कानून के कारण कई खामियां रही जो विस्थापन को रोकती थी। उसके बाद है समुचित पुनर्वास के आवास, इसी के अंतर्गत ये एक सबसे बड़ा समस्या था, उनमें पुनर्वास की व्यवस्था नहीं थी। लोगों को थोड़ा बहुत मुआवजा दे देते थे और कह देते कि भाई अपना आप दूसरी जगह ढूंढ लो, रह लो। अब उनका बना बनाया पारंपरिक पेशा सब खत्म, तो ये समस्या थी। उसके बाद है राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छा शक्ति का अभाव। राजनीति लोग राजनीति मतलब कि सरकारें अपना काम करती थी, लेकिन उन्हें ज्यादा ये भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ जनता तक पहुंचाने की कोई उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। अगर सरकार करती थी तो जो उनका प्रशासनिक तंत्र था वो बड़ा विफल टाइप का निकला, तो ये हो गया। फिर है भ्रष्टाचार, सरकार जनता जनता को जो भी कुछ मुआवजा देती थी तो वो बीच के बिचौलिए सब सरकार के अधिकारी भ्रष्टाचार खा लेते थे, या फिर जो परियोजना हो जाती थी उसका राजनीतिकरण हो जाता था, उस पर राजनीति होने लगती थी तो परियोजना बीच में ही अटक जाती थी, एक दूसरे राजनीतिक दल उसको लेकर के लड़ने लगते थे। तो ये सारी जो समस्याएं थी ये विकास जनित विस्थापन के कारण बनी। चलिए अब हम देखेंगे कि कारण तो देख लें कि विकास जनित विस्थापन के ये कारण थे। अब भाई विकास आपने किया तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई। ओके, अब हम इस समस्या को दो स्तर पे देखेंगे, एक नॉर्मल समस्या, एक जनजातियों की समस्या, क्योंकि जनजातियों वाला पार्ट स्पेशल है आपके लिए, ठीक है ना। उसमें सोसाइटी में आपके मध्य प्रदेश की जनजातीय स्पेशल टॉपिक मेंशन किया है, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो अगला जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा भारत में विकास जनित विस्थापन की समस्याएं क्या क्या है। तो देखिए समस्या क्या है, अनैच्छिक रूप से अपने गांव और भूमि को छोड़ने हेतु विवश। अब क्या था, आपने विस्थापन किया, अब विस्थापन होता है तो लोगों को क्या हो, उनका जो परंपरागत गांव है, जो पारंपरिक आवास है लोगों का, उन्हें वहां से हटना पड़ता है, अलगाव वाली स्थिति आ जाती है, लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं।
दूसरी समस्या बार बार विस्थापन। अब आपको मालूम है कि 1964 में जब सिंगरौली में कोयला खनन के लिए जब कोयला प्रोजेक्ट चलाई जा रही थी तो 4 बार विस्थापन हुआ था। तो ये जो बार बार विस्थापन संबंधी ये क्या होता है, ये प्लानिंग में गड़बड़ी होती है कि पहले तो जान ही नहीं पाते कि नीचे कहाँ तक संसाधन है, उसके बाद अगर उनको हटा देते तो और मिल जाता है, तो फिर उनको बार बार हटाना पड़ता। तो 4 बार 1964 में जब ये आपका कोयला खनन हुआ था सिंगरौली प्रोजेक्ट के तहत, 4 बार विस्थापन हुआ था, तो इससे दिक्कतें होती हैं। उसके बाद अपने मूल स्थान को छोड़ना, अलगाव वाला दर्द, ये तो है ही। उसके बाद जीवन यापन के संसाधन छूट जाते हैं। अब जैसे जीवन यापन कैसे, कोई मान लीजिए पारंपरिक पेशा कर रहा था, कृषि कर रहा था, या फिर कोई मान लीजिए जनजाति है, उनका जंगलों में आवास था, तो वो वहां से उनका छूट जाता है, ये समस्या। फिर अपर्याप्त पुनर्वास। अब जो पुनर्वास सरकार एक स्थान से दूसरे स्थान, वहाँ जो उनको दूसरा आवास उपलब्ध कराती है, वहां भी उनमें सारी सुविधाएं, पानी, सड़क की पूरी तरह व्यवस्था नहीं होती है, तो ये वाली समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है पुनर्वासी स्थानों पर कानूनी व्यवस्था एवं क्षेत्रवार संबंधी पुनर्वासी कानूनी व्यवस्था। मतलब कि मान लीजिए कि वहाँ जनजाति कानून अलग था, नए व्यवस्था तो वहाँ का अपना कानून, या फिर क्षेत्रवाद, वहाँ पहले से जो नए आवास में पहले से जो लोग रह रहे थे उनमें क्षेत्र वाली भावना, वो नए लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये समस्या देखने को मिलती है। या फिर विस्थापन के विरोध में आंदोलन शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, विस्थापन के विरोध में आंदोलन शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जब आपको आपको मालूम है, जब ये नर्मदा परियोजना चालू की गई थी तो नर्मदा आंदोलन शुरू हो गया था। उससे क्या होता है, उससे परियोजना में जो खर्च करना है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब उससे क्या, अब खर्च ज्यादा हो जाएगा तो विकास प्रक्रिया बाधित हो जाती है, तो लोगों को सही समय पे और सही कीमत में मुआवजा नहीं मिल पाता। तो ये जो सारी समस्या है ये देखने को मिलती है विकास जनित विस्थापन से। अब देख लेते हैं कि जनजाति विकास जनित विस्थापन से जनजातियों को क्या समस्या है। तो पहला देखते हैं, देखिए, मालूम है आपको कि जनजातियों में शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण क्या होता है, उनको निर्धारित मुआवजा नहीं दिया जाता है। वो लोग सब पढ़े लिखे कुछ भी दे दो, या फिर अगर जो मुआवजा उनको प्राप्त हुआ है ना, वो भी अन्य लाभकारी कार्यों में खर्च है। अब जनजाति, उनको यही नहीं मालूम है कि भैया हमको अपना विकास कैसे करना, हमको अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा देना, तो अन्य लाभकारी जैसे दारू पी लेते हैं, दारू वगैरह पी ले, या और ऐसे ही ऐसो उसमें उड़ा दिया, तो ये वाली समस्या देखने को देखते हैं। या फिर उनकी आर्थिक व्यवस्था का विखंडन। अब मान लीजिए कि वो कोई पारंपरिक, जैसे मान लीजिए कि जंगल में जनजातियां रहती थी, वो वन उपज, आपको मालूम है कि कई सारे वन उपज उनको इकट्ठा करके, तेलू पत्ता जैसे इकट्ठा, या वन की लकड़ियां, या फिर जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके बेचती है, तो ये उनका आर्थिक पेशा होता है, आर्थिक कार्य होता है, ठीक है। लेकिन अब जंगल में परियोजना बना दिया आपने, तो उनका जो अब आर्थिक व्यवस्था थी वो पूरी बिगड़ गई। दूसरा, अपर्याप्त पुनर्वास, उनको अच्छे से पुनर्वास, अब वो जंगल में रहते थे, दूसरा जंगल उस तरह का उनको मिला ही नहीं। या जनजाति नातेदारी का बिखराव। अब जैसे जनजाति, आपको मालूम है कि जनजाति समाज पूरा एक ही जगह रहता है, उनकी दूर दूर नातेदारी, उनका जंगल ही उनका पूरा पूरा सब कुछ गांव वगैरह होता है। तो जनजाति की जो नातेदारी है, उनके जो संबंध है वो बिखर जाते हैं कि कुछ जनजातियों को आपने इस जंगल में स्थापित कर दिया, कुछ जनजाति को दूसरे जंगल में। या फिर जो उनके पवित्र स्थल है, आपको मालूम है कि वो लोग रहते तो उनके परंपरागत देवी देवता होते हैं, या फिर मान लीजिए कोई वृक्ष होता है, जैसे बूढ़ा देव, बगा देव, नंगा बाबा, ये सब वृक्ष में रहते हैं, ठाकुर देव, तो ये वृक्ष होता है। अब वो जंगल आ गया किसी परियोजना के तहत, तो वो जंगल वृक्ष काट दिया गया, तो जो उनका पवित्र सांस्कृतिक स्थल था उसका विनाश हो जाता है। या फिर अगला, अशिक्षित होने के कारण विकास परियोजनाओं में लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे कि कई विकास परियोजनाएं होती हैं, जैसे जो लोग विस्थापित होते हैं उनको जॉब देने का काम किया जाता है, तो पर ये अशिक्षित होते हैं तो उनको इसका लाभ नहीं दिया जाता। या फिर वामपंथी उग्रवाद को, दो वामपंथी उग्रवाद, तो यही जनजातियां तो होती हैं जो फिर आगे चलकर नक्सलवाद या नक्सली कार्यों में लग्न हो जाती है, तो फिर नक्सलवाद, उग्रवाद, आपका अलगाववाद जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये जो आपके पॉइंट थे, ये थे जनजातियों, स्पेशल जनजातियों को जो प्रभावित, या जनजातियों को जो समस्याएं आती है विकास जनित विस्थापन से, तो ये आपके कारण रहे, उनकी समस्याएं थी। अब चलिए आगे हम देखेंगे कि आखिर विकास जनित जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए सरकार ने कोई तो प्रयास किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि सरकार को मालूम है कारण हो रही है, समस्याएं आ रही हैं तो सरकार ने बहुत प्रयास किए। जैसे सरकार ने, आपको मालूम है कि सरकार ने पेशा अधिनियम लाया था, पेशा में एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया था, ठीक है। इस ये 1996 का अधिकार था, इसमें उनको जंगल जंगल जमीन का अधिकार दिया गया, तो ये आपका है। उसके बाद इसके अलावा सरकार ने वन अधिकार, ये दोनों जो स्पेशल है ये जनजातियों के लिए, तो वन अधिकार अधिनियम 1906 लाया ये। तो इसके तहत, उसके अलावा आपको मालूम है कि फिफ्थ शेड्यूल के जितने भी 10 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जैसे कई सारे, तो वहां पे जो भूमि संबंधी हस्तांतरण
का कानून था उसको रोका गया। तो ये सरकार ने मतलब पेशा संबंधी वन अधिकार अधिनियम 1906 लाया, या फिर 5वीं अनुसूची के तहत उनके हस्तांतरण को रोका, ये सरकार ने क्राफ्ट किया। उसके अतिरिक्त सरकार ने, आपको मालूम है कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की, उनको पुनर्वास करना है तो किस नियम के तहत किस तरह करेंगे, तो इसके लिए नीति बनाई 2007 की, और फिर अधिनियम भी बना दिया 2007 में। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा। ये आपके परीक्षा में स्पेशल आएगा, क्योंकि ये सब बाकी तो सारे पुराने हैं, सबसे लेटेस्ट ये है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013, इसको का सरकार ने लाई कि कैसे उनका भूमि अधिग्रहण करना है, उनको कैसे पुनर्वास की सुविधा देना है या पुनर्स्थापन करना है, तो ये भी मैं आपको डिटेल। उसके अलावा परियोजना निर्माण एवं इसके क्रियान्वयन में एनजीओ की सहायता, कि भाई सरकार है तो सरकार हर तक नहीं पहुंच पाती, तो एनजीओ का हम लेंगे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का सहायता लेंगे। उसके बाद है पुनर्वास स्थल पर आधारभूत संरचना, की भाई नए जगह आप उस विस्थापित करें तो वहां उनको भाई सड़क, पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, ये सब होनी चाहिए। तो चलिए, तो ये सरकार ने इतने पॉइंट थे जो कि सरकार ने प्रयास किए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये वाला जो कानून है ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा और यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, अब हम पढ़ते हैं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग लार भी बोलते हैं, LARR, लार। तो ये इंग्लिश हो जाता है लैंड एक्वाजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। तो ये जो आपका लार अधिनियम 2013 है, क्योंकि अब मैं इसको लार ही बोलूंगा, ये याद रखिएगा, ये है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी का है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना डिसीजन लिया। इसमें सरकार अभी मोदी जी इसमें परिवर्तन संशोधन लाए, तो संशोधन का बड़ा व्यापक विरोध हुआ था। तो ये आपका करंट का भी टॉपिक हो जाता है, और ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले अगर देखते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, तो देखिए, पहले तो परिचय जानेंगे कि अधिनियम है क्या। फिर एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि विस्थापन से संबंधित पहला जो अधिनियम था वो 1894 का था, अंग्रेजों के समय। तो अंग्रेजों के समय की जितनी अधिनियम की खामियां थी उसको दूर करने के लिए 2013 का अधिनियम लाता। तो पहले देखेंगे कि भाई उनमें क्या क्या खामियां थी कि उसको दूर करने के लिए अधिनियम। उसके बाद इस अधिनियम के प्रावधान देखेंगे। फिर भाई जनजातियों के लिए स्पेशल प्रावधान किए गए 2013 में, तो उसको देखेंगे। और फिर देखेंगे कि महत्व इसका क्या क्या है। तो चलिए देखते शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला है आपका परिचय। तो देखिए, ये जो आपका लार है, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, इसका परिचय तो आपको मालूम है कि 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खामियों को देखते हुए 2013 में एक नए कानून का निर्माण किया गया था। ठीक है, आपको दो चीज याद रखना है कि पहला जो अधिग्रहण कानून था वो 1894 था, उसके बाद सरकार ने 2013 का नया कानून लाया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 1894 के कानून की भैया खामियां क्या क्या है कि आपको नया लाना पड़ा। तो खामियां थी, पहली जो खामियां थी, कम मुआवजा। मुआवजा बहुत कम था। मतलब आप ये समझिए कि जो 1894 का कानून था ना, उसमें जो मुआवजा थे वो सरकारी रेट पे थी। अब आपको मालूम है कि सरकारी रेट कितना कम होता है, बाजार मूल्य कितना ज्यादा होता है, सरकारी रेट में मुआवजा थी, इसलिए लोग ये पुनर्स्थापन का बहुत विरोध करते थे। उसके अलावा उसके बाद कि मुआवजा केवल भूस्वामी को मिलता है। अब मुआवजा केवल भूस्वामी से, उसके ऊपर जो आश्रित है, जैसे मान लीजिए कि एक जगह थी, एक कृषि का भूमि था, ठीक है, वहां पे सरकार को बांध बनाना था। सरकार ने उस भूमि, मान लीजिए कि 10 एकड़ की भूमि थी, सरकार को वहां पे बांध बना। अब सरकार ने क्या किया कि भाई वहां पे लोगों को, अब 10 एकड़ की भूमि थी, मान लीजिए 10 नहीं 100 एकड़ की भूमि थी। अब वहां पे मान लीजिए कि वो मालिक, जो 100 एकड़ का भूमि का मालिक था, वो वहां पे कृषि करता था। अब 100 एकड़ भूमि में एक अकेला व्यक्ति तो किसी, उसने 100 मजदूर लगा रखे थे। अब जब क्या हुआ कि अब मान लीजिए कि उसका अधिग्रहण करना था, जो जो मुआवजा की राशि होती थी ना, वो पुराने कानून में सिर्फ और सिर्फ मालिक को दिया जाता। जो 100 एकड़ का मालिक होता था उसको तो मुआवजा दे दिए, बाकी जो 100 मजदूर उस पर काम करते थे, 100 मजदूरों का जीवन यापन, जो आर्थिक पेशा था, मतलब कि जो उनकी रोजी रोटी थी, वो उसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं था। मतलब बताइए, उसको देकर के आप, अब वो जो 100 लोग हैं वो बेरोजगार हो गए, अब वो अपना देखे। तो ये वाला जो था, इसके लिए बहुत आंदोलन उठते थे। तो जो कम मुआवजा और मुआवजा की केवल भूमि स्वामित्व को दिया जाता था, ये खामियां थी, तो इसको दूर करने के लिए। दूसरी खामी थी सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट मतलब वही कि आप अपनी परियोजना ला रहे हैं तो कितने लोग इससे इंपैक्ट हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया मजदूर इंपैक्ट,
यहाँ पे मजदूर इम्पैक्ट हो रहे हैं, या फिर वहां की जैव विविधता इम्पैक्ट हो रही है, या फिर वहां के आसपास वाले लोगों जो लोग रह रहे हैं वहां का जो मान लीजिए उद्योग लगेगा तो पानी प्रदूषित होगा, वहां की हवा प्रदूषित, तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे कि उस परियोजना से, उस उद्योग से कौन कौन सा सामाजिक पक्ष प्रभावित हो रहा है। इसका कोई जिक्र नहीं था 1894 नवे के अधिनियम में। 2013 में हम मैं पूरा आपको डिटेल इसका बताऊंगा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को, ठीक है ना। तो वहां अभाव था। उसके अलावा सहमति का प्रावधान नहीं था कि मतलब अब अंग्रेजों का कानून आपको मालूम कि मान लीजिए कि किसी एरिया में सरकार को बांध बनाना है, सड़क बिछानी है, ठीक है ना। अब वहां पे लोगों की इच्छा नहीं है देने की, लेकिन नहीं, कोई सहमति नहीं, सरकार ने बोल दिया हम लेंगे चाहे जो भी हो। तो कोई प्रावधान ना, कोई उनको अपीलीय अधिकार था कि वो जाके कोर्ट या कोई कुछ प्रावधान नहीं। तो इसका अभाव था, तो इससे बहुत आंदोलन उग्र हो जाते थे। आंदोलन यही तो कारण बने आगे नक्सलवाद उग्रवाद के। फिर आगे पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, आगे भी 2013 में पुनर्वास पुनर्स्थापन है। उस समय कुछ नहीं था, सरकार को बांध बनाना है, सरकार ने 100 एकड़ की जमीन ली, अब उसको मुआवजा दे दिया मालिक को, अब अपना देखे। उनको नए पुनर्वास की कोई सुविधा नहीं, न विस्थापन की सुविधा। उसके बाद है भूमि पुनर्वापसी का अभाव। भूमि पुनर्वापसी का अभाव ऐसे कि मान लीजिए सरकार को कहीं पे कोई उद्योग स्थापित करना था, ओके। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश सरकार ने भूमि अधिग्रहण कर लिया, लोगों को विस्थापित कर। अब मान लीजिए कि सरकार का प्लान चेंज हो गया, अब सरकार वहां उद्योग नहीं लगाना चाहती। अब भाई जब आप उद्योग नहीं लगाना चाहते तो लोगों को जमीन दे दो ना, उसको खुद से वहीं पे लाके बसा दो। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं था। सरकारें हैं, बदलती रहती हैं, कानून बनते बिगड़ते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि भूमि की पुनर्वापसी का कोई वो नहीं था कि अगर मान लीजिए अगर आपको उद्योग स्थापित नहीं करना, बांध नहीं बनाना है, आपकी पहले इच्छा थी, तो फिर पुनर्भूमि वापस, अब वो सरकार की हो गई। गजब है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद हम ये जो लार है, लैंड एक्वाजिशन एंड रिहेबिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट 2013, इसके प्रावधान क्या क्या थे, इसके प्रावधान देखते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको खामियां बताई, उसी खामियां को दूर करने के लिए इसके प्रावधान है, ठीक है ना। मैं आपको बता, जैसे सार्वजनिक हित की स्पष्ट परिभाषा। अब देखिए, सार्वजनिक हित की परिभाषा स्पष्ट की गई कि आखिर सार्वजनिक हित है क्या, क्योंकि उसमें लिखा था सार्वजनिक हित के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि किसी उद्योगपति को अपना हॉस्पिटल बनाना है या अपनी बढ़िया बहुत महंगी स्कूल स्थापित करनी है, तो वो कह देगा कि भैया सार्वजनिक हित है, लोग अस्पताल में आएंगे, अपनी जांच पड़ताल करवाएंगे और स्कूल में आएंगे पढ़ेंगे। लेकिन अब पता चला कि उसने इस हॉस्पिटल और शिक्षा स्कूल स्थापित खोल दी। अब उसकी फीस इतनी ज्यादा है कि भाई आसपास के लोग जा ही नहीं पा रहे हैं, दूर दूर से बड़े घर के लोग जा रहे हैं, तो उनको क्या मिला, कहाँ सार्वजनिक हित रह गया। तो सार्वजनिक हित की स्पष्ट परिभाषा। उसके बाद जो हॉस्पिटल है, जो मैं अभी आपको उदाहरण दिया, और शिक्षा संस्थान को सार्वजनिक हित के दायरे से बाहर कर दिया गया कि नहीं, नहीं करना है भैया। अब ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इससे लोग, निजी लोग, अपना जो उद्योगपति थे, बहुत फायदा है। उसके बाद सहमति, मैंने बताया ना कि पहले में सहमति का, इस बार सहमति दी गई। कैसे सहमति दी गई कि मान लीजिए कि कोई सरकारी परियोजना है। अब सरकारी परियोजना है तो सरकारी परियोजना में उसको जो लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं या जिन लोगों को वहां से विस्थापित करना, उसको सहमति लेने की जरूरत है। लेकिन अगर पीपीटी के प्रयोग, पीपीटी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, की मान लीजिए कि सरकार कोई सड़क बना रही है या फिर कोई मान लीजिए कि कोई उद्योग है, कोई परियोजना है जिसमें सरकार, पब्लिक और प्राइवेट दोनों लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस स्थिति में जितने लोग विस्थापित हो रहे हैं उससे कम से कम 70% लोगों की सहमति जरूरी है। नहीं, अगर 70% से कम लोगों ने सहमति दी तो फिर वो परियोजना नहीं चलेगी। और अगर कोई निजी व्यक्ति, निजी मतलब रिलायंस है, अंबानी जी कोई अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो अगर निजी व्यक्ति को कोई उद्योग, तो कम से कम विस्थापित होने वाले लोगों का 80% लोगों की सहमति चाहिए, तभी फिर परियोजना चलेगी, स्थापित होगी, नहीं फिर उनको स्थापित नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पुराने वाला अधिनियम था उसमें क्या था कि मुआवजा तो कम था, दे देते थे। अब मुआवजा में भी इनकम टैक्स लगा देते थे, भैया आप 30% 40% का तुम टैक्स लगा दोगे तो उसको बचेगा क्या। तो इस वाले अधिनियम 2013 में क्या किया गया कि मुआवजे को इनकम टैक्स से बाहर कर दिया गया कि भैया हम जितना मुआवजा देंगे उसको इनकम टैक्स नहीं दे, ठीक है, उनको उस पर इनकम टैक्स नहीं। उसके बाद अपीली का अधिकार। अपीली का पहले वाले में अपील नहीं था, सरकार ने बोल दी कि हमको जमीन चाहिए जमीन, लेकिन इसमें अपील दिया कि आपको कोई भी समस्या है भैया, कोई आपको लग रहा है कि नहीं आपके साथ अन्याय हुआ, आपको पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला, आपको पुनर्वास की सुविधा नहीं मिली, आप जाइए अपील कोर्ट जाइए, अपनी बात रखिए, ठीक है। उसके बाद है आपातकाल का प्रावधान। अब क्या होता था, पहले का जो 1894 उसमें था आपातकाल की जो व्यवस्था थी, उसमें ये बोल दिया कि आपातकाल की स्थिति में हम जमीन का अधिग्रहण भी कर देंगे, मुआवजा भी नहीं लेंगे, पुनर्वास की व्यवस्था भी नहीं करेंगे। लेकिन इसमें लाया
आएगा कि आपातकाल का प्रावधान को स्पष्ट किया कि आपातकाल तभी होगा जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी या फिर कोई आपदा आ जाएगी, तभी आपातकाल, और कोई अन्य प्रावधान के तहत आपातकाल मतलब मनमाने तरीके से आप आपातकाल के तहत भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ, अगला को प्रावधान था पुनर्स्थापित क्षेत्रों में 25% अवसंरचनात्मक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र से आपने किसी क्षेत्र के लोगों का भूमि अधिग्रहण किया, वहां से लोगों को विस्थापित किया, तो जहां आप नए जगह विस्थापित करेंगे लोग को, वहां आपको 25% जितनी होती है उसकी 25% अवसंरचनात्मक सुख सुविधाएं, मतलब पानी की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शौच की व्यवस्था, ये उपलब्ध कराना अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं है, अनिवार्य है। तभी ये प्रावधान इन सब में किया गया। चलिए ये थे आपके प्रावधान। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब भैया देखिए, मैंने आपको बताया ना कि समस्याएं भी मैंने आपको आम समस्याएं अलग बताई, जनजातियों के लिए अलग बताया। अब मैंने आपको आम प्रावधान बताए थे, अब जनजातियों के लिए स्पेशल कौन कौन से प्रावधान बनाए गए यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए जनजाति को पहला तो क्या कि यथासंभव जनजातियों की भूमि अधिग्रहण को टाला जाए। मतलब कि अगर कोई आप परियोजना जनजाति क्षेत्रों में आ रही है तो अगर हो सके तो आप टाल दीजिए, नहीं जनजाति वाले एरिया में परियोजना स्थापित नहीं करिए। लेकिन अगर जरूरत पड़ रही कि नहीं टाला जा सकता, तो जरूरत पड़ने पर आपको जो वहां की ग्राम सभा या स्वायत्त परिषद है उसकी सहमति अनुमति आवश्यक है, आपको वहां पे सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा प्रावधान क्या किया गया कि जो एसटी परिवार है, मतलब जनजाति के जो परिवार है, को मुआवजा सामान्य से अधिक मिलेगा। मतलब कि अगर आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जो सामान्य स्तर पे जो मुआवजा वाला स्थिति है, वो सामान्य स्तर की मुआवजा है कि जैसे मान लीजिए कि सामान्य अगर मुआवजा देना है तो अगर गांव के एरिया में आप भूमि अधिग्रहण करेंगे तो जो वहां का आपका बाजार मूल्य है, सरकारी मूल्य नहीं, सरकारी में 18 बाजार मूल्य का आपको गांव गांव वाले एरिया में 4 गुना देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का, मान लीजिए कि कोई खेत है जो मान लीजिए कि 100 रुपए का है, अब अगर उस गांव वाले एरिया में वो खेत है, अगर आपको उस भूमि अधिग्रहण करना है तो आपको 4 गुना 400 देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि वही जो जमीन है वो शहर के एरिया में है, तो आपका जो उस जमीन का बाजार मूल्य है तो उसका आपको 2 गुना देना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए जमीन 100 रुपए की शहर में है तो आप बाजार मूल्य 100 रुपए जमीन का, तो आपको 200 देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन एसटी वाले में क्या किया, ये सामान्य है, लेकिन एसटी वाले में क्या किया कि एसटी जनजाति परिवारों को मुआवजा सामान्य से अधिक देना पड़ेगा। मतलब इस 2 गुने 4 गुने वाली व्यवस्था से अधिक देना पड़ेगा। अब ये कौन डिसाइड, सरकार डिसाइड। उसके अतिरिक्त मुआवजा की राशि का 1/3 भाग, मतलब 33% भाग अधिग्रहण करने से पहले ही दे दो। मतलब आपने अभी उनकी जमीन ली नहीं है, घोषणा की है कि लेंगे, आपको लेने से पहले आपको 1/3 पार्ट आप पहले उसको मुआवजा दीजिए, उसके बाद जमीन लीजिए, उसके बाद 2/3 पार्ट दीजिए। ठीक है। फिर तीसरा प्रावधान क्या किया गया कि 100 से अधिक परिवारों के विस्थापन पर जनजाति विकास योजना चली जाएगी। मतलब अगर 100 जनजाति परिवारों का आप विस्थापन कर रहे हैं तो आप जहां उनको विस्थापित करेंगे वहां आप उनके जनजाति विकास योजना चलाइए। ये अनिवार्य कर दिया गया, सामान्य में नहीं है। सामान्य में क्या है कि आप अगर विस्थापित कर रहे हैं तो वहां पे ये मैंने आपको बताया 25% अवसंरचनात्मक है ना, विस्थापित क्षेत्र पुनर्विस्थापित 25% आपको अवसंरचनात्मक सुख सुविधा दे रहे। लेकिन जनजातियों के लिए उन्होंने क्या किया कि भैया आपको अलग से जनजाति विकास कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये 100। उसके अतिरिक्त चौथा प्रावधान क्या हुआ कि एसटी के विस्थापित क्षेत्रों में प्राप्त आरक्षण, मतलब क्या है, का लाभ पुनर्वासी क्षेत्र को, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई जैसे मान लीजिए कि कोई एक जनजाति क्षेत्र है, ठीक है ना, अब वहां पे उनको कोई आरक्षण दिया जाए, तो आरक्षण का मतलब कोई सुविधा दी जा रही थी, जैसे कि पेशा कानून के तहत कोई सुविधा उनको दी जा रही, कोई योजना चलाई जा रही थी, या फिर मान लीजिए कि वहां पे कोई वन उपज निकलते तो उनको वहां पे वन अधिकार अधिनियम के तहत उनको जैसे तेंदुपत्ता अधिग्रहण की सुविधा दी जा रही थी, और कोई भी सुविधा। ठीक है ना। तो अब आपने उनकी भूमि अधिग्रहण, उनका जंगल अधिग्रहण कर लिया, तो जिस नए जंगल में आप उनको स्थापित करेंगे वहां भी उनको उस तरह की सुविधा देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना, इसीलिए लिखा है कि एसटी के विस्थापित क्षेत्रों में प्राप्त आरक्षण का लाभ भी पुनर्वासी क्षेत्रों में प्राप्त होगा, वहां भी उनको वो देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका जनजातियों से संबंधित प्रावधान। अब अगला है, हम महत्व देख लेते हैं कि जो आपका भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 है, उसका महत्व क्या है। तो देखिए, पहला था विस्थापन की समस्या का। अब तो क्योंकि देखिए पहले के समय विस्थापन की समस्या का समाधान कैसे हो गया। देखिए 1894 का जो कानून था उसके तहत भाई जब आप विस्थापित कर लेते थे तो आप क्या करते थे, जो लोग विस्थापित होते थे तो ना आप उनको पुनर्वास की सुविधा दे रहे हैं, उसके बाद आप सरकारी मूल्य में दे रहे हैं, तो वो क्या होता, वो बंदा रोता था,
वो सोचता था कि कहाँ से उसकी जमीन फंस गई। लेकिन अब जो आपने दिया कि भाई अब गांव में 4 गुना देंगे, शहर में 2 गुना देंगे, पुनर्वास की सुविधा देंगे, जहां वास के उनको 25% सुविधा देंगे, तो इसके बाद लोग मतलब कि उनकी जमीन अगर अधिग्रहण क्षेत्र में आ गई तो वो तो लल मतलब खुश हो जाते हैं कि भैया बहुत अच्छी सुविधा, हमारी भी जमीन फंस जाए, हमारी भी जमीन मतलब वो बंदा खुश हो जाता है, पहले जो रोता था वो खुश हो जाता। तो इससे क्या हो गई, विस्थापन संबंधी समस्या समाधान हो गया। उसके बाद जो उचित पुनर्वास, इसमें पुनर्वास की सुविधा कर दी है। नए जगह जाएंगे तो उसको हो सकता है कि पुरानी वाली से ज्यादा अच्छी सुविधा। मुआवजा का प्रावधान कर दिया आपने। उसके बाद है मनमाना भू अधिग्रहण रुक गया, सरकार मनमाना या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति है, अमानी जैसे लोग हैं, वो मनमाना भू अधिग्रहण नहीं कर सकते। उसके बाद है शहरी विस्थापित लोगों को लाभ मिल गया, कि जो मान लीजिए कि शहर में विस्थापित लोग थे उनको भी लाभ मिल गया। उसके बाद जो उस पर आश्रित लोग थे उनको भी लाभ मिल गया। उसके बाद है एसटी के लिए विशेष प्रावधान। महिला आपको मैंने अलग से बताया कि जिस जनजाति लोग उनके लिए स्पेशल प्रावधान किया, जिससे क्या हो कि सामाजिक न्याय से युक्त विकास संभव हो पाया। मतलब कि जो विकास का लाभ है वो सभी वर्ग तक पहुंचा। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका। इसके बाद हम है भारत में किसान आत्महत्या। तो ये किस भारत में किसान आत्महत्या वाला टॉपिक मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। तो ये था आपका भूमि अधिग्रहण और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैं तो आपको समझाने में, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में पूरी तरह सफल रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।